हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज से आपका ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट है और आपका जो आज का 2 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो आज मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस टाइप का पेपर आया हुआ है, साइंस का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल किस टाइप से पूछा गया, मैथ का लेवल क्या है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए, ननटेक पोर्शन का बात करने का मतलब यही है क्योंकि अभी हम लोग का आरआरबी जेई देना है। ठीक है। तो आरआरबी जेई में फर्स्ट जो CBT 1 होने वाला है वो कंप्लीट ननटेक होने वाला है, जो कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है दोस्तों। ठीक है। तो मैं सोचा कि नहीं, कुछ कुछ टॉपिक जो कि अभी रिसेंट में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं रेलवे का, तो उस टॉपिक का अगर हम लोग डिस्कस कर दें, ठीक है, डिस्कस कर दें, तो ऐसे क्या होगा कि जितने भी भाई मेरे इस बार आरआरबी जेई CBT 1 देने वाले हैं, जो कि डेट भी निर्धारित हो चुका है, तो उसमें अगर ये टॉपिक अगर जो ग्रुप डी में जो पूछा जा रहा है, अगर इस मेन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका चांसेस है कि आप CBT 1 कम मतलब इजीली क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं ननटेक का एक पोर्शन में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो का। ठीक है। देखिए क्या है कि देखिए, पहला बात है जनरल साइंस, क्योंकि हम लोग तो जान ही रहे कि आपका आरआरबी जेई में CBT 1 में जनरल साइंस का तो अच्छा खासा वेटेज है। सबको पता है कि जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज 30 नंबर का एक अच्छा खासा वेटेज भी रखता है और लेवल भी थोड़ा रहता है। तो हम लोग जान लें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। ठीक है। देखिए, जनरल साइंस का लेवल क्या रख रहा है ग्रुप डी में, कैसे रखा है आपका मॉडरेट लेवल आ रहा है जी। ठीक है। ग्रुप डी में मॉडरेट लेवल आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, साइंस सेक्शन में एनसीईआरटी बेस्ड देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है आपका ग्रुप डी। ठीक है। देखिए, इसमें से आपका टॉपिक कौन कौन सा है। फिजिक्स में हम लोग लाइट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। लाइट चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है। लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। देखिए, सब मिरर फार्मूला आप लोग को पता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, उसी पे उसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, जो कि इजी रहता है। ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि ओम्स लॉ है, उससे पूछा जा रहा है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, जो कि आरआरबी जे में भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। देन आपका ग्रुप डी में भी इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको केमिकल रिएक्शन आपको आरआरबी जेई के लिए एकदम 110% एकदम अच्छा से पढ़ के जाना है दोस्तों। ठीक है। जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी आपका उस टॉपिक में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, सारे पढ़ लेना। मतलब केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है, क्योंकि उस टॉपिक से आपको ना जाने 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। जो आपका रासायनिक समीकरण वाला है, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने वाला भी इसमें जो ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, बैलेंस करने के लिए पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन है। ठीक है। और देखिए, बायोलॉजी से, ये देखिए मेन टॉपिक है जहाँ से आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपका आरआरबी जे भी पूछने वाला है दोस्त। ठीक है। तो हम लोग इसके पैटर्न से अगर हम लोग तैयारी करेंगे, जो जो टॉपिक हमको इसमें पूछा जा रहा है, अगर इस टॉपिक को अगर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको अगर आरआरबी जे दे रहे हैं हम लोग, तो 30 नंबर का अगर साइंस है, ठीक है, तो 25 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी में कौन टॉपिक से विटामिन से उठाया है। ठीक है। ये देखिए, विटामिन विटामिन के साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। ठीक है। और दूसरा डिजीज से भी उठा रहा है। ठीक है। डिजीज से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, मैथ। ठीक है। मैथ, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा था आरआरबी जे में, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, मैथ डायरेक्ट था लेकिन कैलकुलेशन था। ठीक है। ये डायरेक्ट आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है। ठीक है। इसमें देखिए टॉपिक क्या क्या है, मैथ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है। दूसरा आपका बोर्ड मास हो गया। आपका ये जितने भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक सारे टॉपिक आपको आरआरबी जेई में भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग टाइम एंड वर्क हो गया, बोर्ड मास रूल हो गया आपका, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सारे जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को अपने पढ़ लें,
नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आपको ज़्यादा देखिए हाइपर नहीं पूछना है, ज़्यादा ये मतलब ये नहीं पूछने, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस साल आप देखिएगा आरआरबी जेई का, तो बस मतलब टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो बस आपको टॉपिक को पढ़ के जाना है, इजीली आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। देख ले सारा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। हम मेंसुरेशन से भी आपका जो हो गया क्या बोलते हैं बेलन हो गया आपका, आपका गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया मैथ का पोर्शन। देन आपका देख लीजिए रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रख रहा है, ठीक है। जो कि इसमें हम लोग का तो 25 क्वेश्चन आना है रीजनिंग में, ठीक है। कितना 25 क्वेश्चन आना है रीजनिंग में। तो रीजनिंग का स्कोर देखिए रीजनिंग तो सबको बना लेता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम से बनाने पे बेहतर होगा, क्योंकि ग्रुप डी में आपका टाइम कंज्यूमिंग पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रहा है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव इसको बना दिया है रीजनिंग को, ठीक है। देख रहे हैं ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कर दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सर्कुलर हो गया, ठीक है। सर्कुलर वाला 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कि देखिए टाइम यही सब लेता है, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए एक झटके में बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो उस पर पीछे टाइम खपाना नहीं है, वहाँ से तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं कि उसी में आप लगे रहिएगा तो फिर पता चला कि सारा टाइम उसी में दे दिए और एक ही नंबर मिलना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था जो कि ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत ही मोस्ट वेटेज वाला है ये, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स देखिए 6 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन जो कि अच्छा खासा ये रख रहा है, वेटेज रख रहा है। ये देखिए टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक में आपको पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से, जो इस बार आईपीएल हुआ है, आईपीएल से क्वेश्चन पूछ रहा है। एशियन गेम से पूछ रहा है, अवार्ड से पूछ रहा है, रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, उसके उससे भी आपको पूछ रहा है। साथ में आपको गवर्नमेंट का जो स्कीम है उससे भी पूछ रहा है आपका। स्टैटिक जीके देखिए, पॉलिटी आर्टिकल से तो क्वेश्चन आपको पढ़ने, ये तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। रिवर, नदियाँ और फोक डांसेस, ठीक है। ये आपका जो मेन इस हॉट टॉपिक है। फोक डांसेस हो गया आपका, रिवर हो गया आपका, आर्टिकल हो गया, ये आपका मतलब हॉट टॉपिक है और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आज का कुछ क्वेश्चन तो कि मैं कलेक्ट कर पाया हूँ अलग अलग कुछ दोस्तों के माध्यम से बात करके। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बताया गया है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय थीम क्या था, ठीक है। प्रौद्योगिकी दिवस का थीम पूछ रहा है 2025 का क्या था, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है क्या है कि स्कूल टू स्टार्टअप, दूसरा था कि सस्टेनेबल, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी होगा, हाँ देखिए हिंदी में, लोग हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखिए वो ये हिंदी में ही है, नहीं इंग्लिश में ही है, ठीक है। ABCD, ठीक है, 3 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। क्या था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 को क्या थीम था, थीम पूछ रहा है, तो इसका क्या था, यंत्रा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एक्सीलरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, ये मतलब 2025 का प्रौद्योगिकी थीम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। वायुसेना के 50वें वाइस चीफ कौन है भाई। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, दूसरा एयर मार्शल नागेश कपूर, तीसरा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, चौथा एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धारकर। कौन है जी इसमें से। आपका जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एयर मार्शल नागेश कपूर, ठीक है। यही कार्यभार संभाला है दोस्तों। देखिए इसका मुख्य तथ्य क्या है। एयर मार्शल नागेश कपूर को 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने एयर मार्शल नागेश्वरम तिवारी का स्थान लिया है, मतलब इससे पहले कौन थे, नागेश्वर तिवारी था, जो कि उसको जब वो ये हुए सेनावृत्ति मतलब रिटायरमेंट हुए तब फिर इनको सेवा में लाया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय तक देखिए हिंदी क्या है कि फरवरी 2026 तक इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। फरवरी 2026 तक देखिए अभी तक करंट अफेयर मतलब आज के मंथ का भी स्टार्ट हुआ है और वहाँ से करंट अफेयर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कहाँ का, इक्वाडोर का, तो कौन है जी, है
डेनियल नोबा, आप लोग पढ़े होंगे, डेनियल नोबा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, मतलब आज तक करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही भयानक और अच्छा, मतलब रिसेंट तक पूछ दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्स मीथेन इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें। एलेक्स मीथेन, देखिए एलेक्स मीथेन इंजन अपनी दहन प्रक्रिया में ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एलेक्स मीथेन इंजन को संचालन के लिए किसी प्रज्वलन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए इनमें से दोनों सही है या फिर गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा ये दोनों गलत है। ठीक है, ना ही फर्स्ट और ना ही सही। देखिए एलॉक्स मीथेन इंजन अपनी दहन प्रक्रिया में ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं। गलत क्या है, एलॉक्स मीथेन इंजन, एलॉक्स मीथेन ईंधन इंजन के रूप में तरल मीथेन और ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठोस ईंधन का नहीं। देखिए यहाँ बोल रहा था ठोस ईंधन का। ठीक है, कहाँ पे, देखिए ठोस ईंधन का, जिसके कारण ये गलत हो गया यहाँ पर। लेकिन ये जो उपयोग करता है तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ना कि ठोस ईंधन का। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि एलेक्स मीथेन इंजन को संचालन के लिए किसी भी प्रज्वलन प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, एलेक्स मीथेन इंजन को दहन शुरू करने के लिए स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर जैसी प्रज्वलन प्रणाली की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिसके कारण ये दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट को गलत बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक आपका ये आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चन तो प्रॉपर नहीं मिल पाया, लेकिन आपका तवात से जो इस ये है ना, इंडियन नेवी ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट तवात्स्या लॉन्च किया है, जो प्रोजेक्ट इतना का हिस्सा है। यह महाभारत के भीम की गदा से प्रेरित है, जो 28 समुद्री मील की गति से चलने में सक्षम है और सतह हवा युद्ध क्षमताओं के साथ भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन था जो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 5 सीटों मिली थी। किस पार्टी को 5 सीटें मिली थी दोस्त। ऑप्शन देखिए आरजेडी, हिंदुस्तान स्वाम मोर्चा, तीसरा जनसुराग, कांग्रेस। बताएं किसको मिला था दोस्त। तो आप लोगों को पता है कि आपका हिंदुस्तान स्वाम मोर्चा इसी को मिला था। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो एनडीए, ये तो गठबंधन वाला पार्टी है। ठीक है, गठबंधन का हिस्सा थी। ये 2025 के चुनाव में कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक है AIMIM का प्रदर्शन, अवासुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अवासुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी सीमांचल क्षेत्रों में प्रभाव दिखाते हुए 5 सीटें जीती है। ठीक है, अन्य दल देखिए कौन कौन से कितने कितने सीट जीते हैं। जैसे आपका हो गया बीजेपी 89 सीटें जीते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है। अभी बिहार सरकार में भी, बिहार गवर्नमेंट में भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट चल रहा है। ठीक है, उन्हीं का सरकार चल रहा है। जेडीयू में आपका कितने सीट जीते हैं, 85 सीट जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 165 रन का व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था। बताएं, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 165 रन का स्कोर कौन बनाया था। इब्राहिम जादरान, सचिन रविंद्रा, बेन डकेट, विराट कोहली। तो इसका जो आंसर होगा कौन था, ऑप्शन नंबर बेन डकेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट के चौथे मैच में 143 गेंदों पर 165 रन बनाए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड देखिए, उनकी यह पारी उस समय चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाई गई थी। हालांकि कुछ ही दिनों बाद अफगानिस्तान के इब्राहिम जारदान ने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाकर इसकी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, मैच का परिणाम क्या है, डकैत की इस शानदार पारी के बावजूद इंग्लैंड यह मैच हार गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर लिया था दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2025 में रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा PSU भवन का उद्घाटन कहाँ किया। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, देन हैदराबाद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नई दिल्ली। कब किया था जी, 10 नवंबर 2025 को किया था। 10 नवंबर 2025 को उद्घाटन किया था। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्थान मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वच्छ
वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है। तो कौन सा बताए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, चौथा नीति आयोग। ये जो आपका स्वच्छ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है, ये अलवे दिया जाता है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए शहरों को उसके द्वारा किए गए कार्यों जैसे धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? 2026 तक PM10 के स्तर पर 40% तक की कमी लाना है। पुरस्कार 2000, ये चाहिए नहीं पढ़ना है, देखिए यहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्योतिकी उत्तक का प्रकार नहीं है दोस्तों? बताए विभाज्योतिकी उत्तक का प्रकार कौन नहीं है? आइपैकल मेरिस्टमम, या फिर इंटरक्लेरी मेरिस्टमम, लेटरल मेरिस्टम, या फिर बेसल मेरिस्टम। तो इसमें से ये तीनों है, लेकिन आपको बेसल मेरिस्टम ये इसका प्रकार नहीं है दोस्तों। विभाज्योतिकी उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो निरंतरता विभाजित होने की क्षमता रखते हैं। स्थिति के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ, यह जड़ों और तने के शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई बढ़ाने में मदद करता है पेड़ों का, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, इंटरक्लेरी मेरिस्टिज्म, यह पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर्व नोट्स के पास पाया जाता है और पौधों के अंगों की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा देखिए लेटरल मेरिस्टिज्म, यह तने तक जड़ की परिधि में स्थिर होता है और मोटाई बढ़ाने में काम करता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि अलग अलग दोस्तों के द्वारा कलेक्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जैसा भी होगा मैं आपके पास किस टाइप का पेपर आया है, कैसा आया है, मैं आपके पास साझा करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी मेरे ऑडियंस हैं खास करके इंजीनियर्स बैकग्राउंड का, तो उसके आपके लिए बेनिफिट ये होने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल में हम लोग को RRBJ देना है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे में ये वीडियो हमको बनाना पड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।